जय हिंद मित्रों। जैसे कि मैं आप सभी के बीच अभी एक दुनिया समानांतर की कहानियों की श्रृंखला चला रही हूँ और ये कहानियां आपके यूपीएससी के सेकंड पेपर में जो राजेंद्र यादव द्वारा संकलित कहानियां हैं, ये आपके यूपीएससी के सेकंड पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें सारी कहानियों का मतलब ये है कि आपको वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित कहानियों को किन रूपों में लेके देखना चाहिए हमें और कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं उनके अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। और वो एक दुनिया समानांतर जैसे अमरकांत जी का है, कृष्णा सोपती जी का, जो भी चुनिंदा कहानी है, जैसे आप प्रेमचंद की कहानियों का देखे थे कि 20 करीबन 16 कहानियां थी, उन कहानियों को एक साथ लेके और हम लोगों ने उसको पढ़ा था अमृतरा मंजूसा करके। तो यहाँ भी आपको कई कहानियां सुनने को मिलेगी। उसी में से आज आप सभी के बीच में बादलों के घेरे कृष्णा सोपती की कहानी लेके आई हूँ। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि भुआली की इस छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ, बिना आंखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटी लेटी अपने तन का पतझाड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। यानी कोई सज्जन बैठे हैं और वो बैठ के उस कल्पना की दुनिया में आप कह सकते हैं कि थोड़े खोए भी हुए हैं कि मैं किस तरीके से, मतलब वो जाते वक्त वो बता रहे हैं कि मैं जाते वक्त किस तरीके से वो हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरे बाह पर उभरी लंबी नस की तरह वो चमकती है। पहाड़ी हवाएं में उखड़ी उखड़ी सांसों की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती है। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी दाएं चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल जाती है और वर्षों के ताने बने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ शाम हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता, कोई इस देहरी पर अनायास मुस्कुराकर खड़ा नहीं हो पाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी सैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले की, मतलब वो बता रहे कि मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। यानी ऐसी स्थिति वो बता रहे हैं कि पलंग पर पड़े पड़े मैं ये समय को नहीं देख सकता कि समय कैसे कैसे बदल रहा, बल्कि मैं अपने को ही देख रहा हूँ, अपने को ही देखता हूँ और अपनी छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस तरह रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया, सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ, मेरी बाहों में लगी हुई भारी भारी बाहें कहाँ हैं, कहाँ है वह सुगंध भरे केस जो मेरे वक्त पर बिछ बिछ जाते थे, कहाँ वे वर रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे। सब था मेरे पास, सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूमकर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई है। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस ओर, यानी हाथ मुंह भरी देह के घेर लेते और रात के बीते छड़ों को सूंघ लेने की अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठते हो। हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो जाती। फूलों की महक में नाश्ता लगता, धुले ताजे कपड़ों पर लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ालती, उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहला सहलाकर सेहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है। आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा, जिस दोनों की मिठास को संभालने का। तो यहाँ पे मतलब कहानी कुछ ऐसे, कोई अब मतलब अपने पुराने दिनों को इस तरीके से याद कर रहा है, सतर्क सा लगता है, क्षण भर क्या गहरे में जो मेरा अपना है या उसके ऊपर का आवरण या जो केवल मेरा है वह इससे पर, इससे नीचे कहीं और एक शिथिल मगर बहती बहती भोर विभोर में होता। मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती। और एक रात भुआली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती, कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ और उनपे लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट पर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ कि तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं।
मतलब कि जब शरीर भी समय के साथ छोड़ देता है तो फिर शरीर क्या रह जाता है। यहाँ पे वो कहते वक्त अपनी ये बात बताते कि आज मुझे वही चीज समझ में आता है कि तन की रस रीत जाने पर हाड़ मांस का कठपुतला टाइप में रह जाता है। मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है, अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते थे दिन, तन मन को सहलाते बहलाते उस एक रात को मैं आज की इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधकुली थकी पलके पलके जरा सी उठती और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती है, जिसे कहती हो तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया। मैं उठता हूँ ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर, ये सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यारे तन में जगता है तन से उपजता वही देह पाकर दुनिया मेजो भी जीता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था बुआ के यहाँ। पहली बार उन आंखों से आंखों को देखा था। अब ये बताया जा रहा है कि एक बार एक बात की समय है, मतलब कि गर्मी में मैं पहाड़ गया था बुआ के यहाँ। पहली बार उन आंखों से आंखों को देखा था। दोपाती सुबह थी, नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मन्नो से मिलो, रवि 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। यानी उनसे रवि से बोला गया कि रवि सुनो, ये मन्नो है, और उनसे ये परिचय कराया गया कि ज्यादा दिन नहीं रुकेंगी, 2 ही दिन रुकने वाली हैं। बुआ के मुख से यह फीका परिचय मुझे अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधी घुघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो गया कि किसी ने गहरे उलझन की सजा अपने को दे डाली है। सब उठकर बाहर आ गए तो जो बुआ के बच्चे थे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींचने बज उन्हें बाहों से लिपट लिपट गए, मन्नो जीजी करके। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी, खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। खड़े हाथों से बच्ची को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ, तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की गुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक और हो गए, बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घने पलकों ने उठी न गिरी, बस एक टक बुआ की ओर अपनी देखती रह गई। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से मैंने पूछा, कहो तो बुआ, बात क्या है। बुआ अटकी, फिर झिड़क कर बोली, वो झिझका के बोली, बीमार है रवि, 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वही कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है, कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन के लिए शहर चली जाती है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसा विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाता है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों के एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसा कहना चाहती हूँ तुम यह सब नहीं समझोगे, और वो अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में, पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतर कर झील के किनारे किनारे हो लिया। सड़क के साथ साथ इस ओर छां थी, उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो वहां पे रुका और जंगल पर टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ को देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चम्मू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तल्लीताल की ओर जा रहे थे। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा है। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियां, फिर और 2-4 पाली वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घर वाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन में नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ वो बह चली जा रही है। खींचे घुघराले बाल, अनझपी पलके, पर बुआ कहती थी, बीमार है मन्नो, बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर, मतलब जंगले पे हाथ था तो उस पे से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चींटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा
और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है। केवल मन से उभर उभर आती वे दो आंखें नहीं है, और उन दो आंखों के पीछे की बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लग रही थी। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे परिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ ही खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिससे बधी बधी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यही सोचना मन के सील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियां में चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियां। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नो भी तो देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलट रहा और बुआ लौटी नहीं। घड़ी के टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया, खाना लगेगा साहेब। और फिर मैंने पूछा उससे कि बुआ कब तक लौटेंगी, खाने को तो मना कर गई हैं। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और पूछा कि जो मेहमान है। नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साईं, वह अलग से ऊपर खाएंगे। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ ना खा सकने की व्यवस्था पर। उस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था आज तो याद नहीं। बस इतना सा याद है, काटी छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सधी आवाज, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा काफी पी लेने के बाद ही वहां बैठा रहा। एकाएक मेरे मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता तो नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूं तो उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा है। घंटे भर बाद मैं किसी के पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर दोहरी पाव रखी, हाथ में कश्मीरी साल लिए मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहे उसने कहा, आइए। फिर सोफे पर पहले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा तो यही है। नया नया फर्नीचर था, कीमती पर्दे, और इन सब में भी हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा बात करने को। कुछ भी ना बोलकर बोला, आप लंच दो जी, मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवाला लेने के लिए, मैं कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नो साल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और रुक नहीं सकेगी? उन्होंने कहा एक दिन और नहीं रुक सकेंगी। तो वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर? भुआली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं है। वो कहती कहती ऐसे कहती है कि यहाँ का जो शहर वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता जहाँ मैं पहले रहती थी उसकी तुलना में। वो छोटी सी खिलखिलाहट और कड़वाहट से भरे परे एक व्यंग था। आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसा ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा, वही शब्द, वही हंसी और वही पीली सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नू का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया, हुजूर चढ़ेंगी। उड़ती उड़ती नजर उन आंखों की बाह पर लटकी कोट पर अटकी। पैदल आऊंगी, घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। राई में कुछ नहीं बोला। टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा था। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाप कर कहा, कुछ देर है साहिब। मन्नू ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और चाहिए क्या मेम साहब? तो घुघराली जहां ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी, घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए धन्यवाद।
अधखुले कांच में से अंदर झांका, मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे, आंखों में क्या था मैं पढ़ नहीं पाया। वह पीली पछड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई, मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना अधर ही। मोड़ मोड़ तक पहुंचने तक के पीछे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटाता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी, मन से वो चीज उतरती नहीं। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। ऐसा मतलब कि जो है ये मतलब एक कह सकते हैं कि आप कल्पित पात्र हैं। वो लगातार, जैसे होता नहीं कि कोई भी हम कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो चीज थोड़ी पार्ट्स में चलती, पीछे फ्लैशबैक पद्धति होती है। जैसे आप कहानी के बारे में सुने होंगे, एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था कहानी कि नहीं, जो चीज आपके अतीत में हुआ हो उस अतीत की कहानी को आप एक बार बैठ के सोच रहे हो। ये कहानी बिल्कुल अतीत को उसी को लेके और आगे की तरफ चल रही है और वो पुरानी चीजों को देख रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो पल अपनी कल्पना से आज भी लौटाता हूँ। मन पे वही चीज बार बार आ जा रहा है, मन धक्का खाकर रह जा रहा है। तो उस मन्नू के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहां, जल्दी लौटोगे ना, चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुंच गया, सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे बढ़ा दिया। बुआ बुआ ने जैसे सुना ही नहीं। जब उसने कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से उसने एक बार बोला, पल भर के लिए अपने को ही ऐसा कुछ, मतलब उसको लगा कि किसी और को पुकारने के लिए वो बुला रहा हो। बुआ ने विवश होकर आके उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती है कि मैं कुछ नहीं कहूँ। मैं रुका नहीं। फिर से मैंने वापस बोला। मैंने पूछा उनसे, मतलब जो सामने थी जिनके यहाँ पे गया था, वो फिर से पूछा कि 2 दिन को मेहमान तो एक ही दिन में चली गई, ऐसा क्या हो गया। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाती रही, कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन भी नहीं पाई। गहरा लंबा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि, और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हो जाऊं पर संकोच बस पाँव उठा नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नू का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था, न पर्दे न फर्नीचर न मन्नू। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती तो रात देर गए उसके पास यहीं बैठा रहता, शायद इसी तरह जब वो यहाँ आई हो उसकी तरीके से। ये सब सोच रहा था तो बोला कि क्यों सोच रहा हूँ। किसी अनदेखे भय से घबरा कर नीचे उतर आए। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था सिरहाना, और बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुआली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहां अब तक मनो पहुंच गई होगी। रवि, मैं चौंका नहीं। यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही उसके पास आके बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रही उसका। उसके हाथ जैसे पड़े, फिर वो कुछ झुककर मेरे माथे तक उसका आ गया। रूधे स्वर से कहा, रवि तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलारती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुंचता। मैं बुआ को नहीं, मन्नू का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कहकर कहा, रवि उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ की स्पर्श तले सिहर कर कहता हूँ, बुआ मुझे ही कौन रहना है। आज वर्षों बाद भुआली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार यही सोचता हूँ कि उस रात मैंने अपने लिए ये क्यों कह गया था। क्यों ये कह गया था कि वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे स्तन मन में सच्चे से उतरे जा रहे थे। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींच कर उठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि, उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं है, कोई और राह नहीं रह गया है। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो, मैं उसे वर्षों से देखती आई हूँ और आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही, और यही नहीं कहूंगी अपने बच्चों की तरह उसको मानती थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसको एक, जैसे पहले बहुत सारी बीमारियां वगैरह फैल जाती थी, तो कुछ ऐसी स्थिति जो सामने वाली थी मन्नू,
उसको भी ऐसी कोई समस्या थी और बचपन से पालने का काम इनकी बुआ ने ही किया था, तो कहीं न कहीं वो उनकी भी मजबूरी थी और वो चीज़ उसको बता नहीं सकती थी, समझा नहीं सकती थी। उन्होंने बताया कि आज तक बचपन से उसको पाला था, वो सब कुछ व्यर्थ हुआ। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग से आने की मैं राह देखती थी। अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मानती हूँ या मनाती हूँ और डर कर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। तो वो बता रही हैं कि अभी उसको ऐसी बीमारी टाइप में हो गई कि उसको घर से बाहर रहना होगा। और एक समय ऐसा था कि मतलब मैं खुद इंतजार करती थी, एक बच्चे की तरह पाली थी और खुद उसका इंतजार करती थी पढ़ाई वगैरह की। लेकिन आज है कि जब मन्नू आ जाती है, तो जब वो आ जाती है तो हम बच्चों को लेके बाहर निकल जाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो रहेगी तो वो बीमारी छुआछूत की है और उन सबको भी उस तरीके से फैल जाएगी। ये सच्चाई इसको रवि को पता नहीं था और आज उन्होंने इस चीज को सामने रखा। इस तरीके से बुआ के बोल कठिन हो गए। रवि जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं है कि कहूँ डरती नहीं हूँ। बुआ ने ये कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। रवि कुछ हाथ नहीं लगेगा, जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात में समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाह कि घूम घुमा कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़िया कोटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लेट गया, लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई की मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई, यानी तल्ली ताल था वहां पे, तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा, अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यही नहीं लगा कि ये भुआली है। बस में सोचता आया था कि वह घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बहती होंगी, छां ऊपर उठती होगी, धूप नीचे उतरती होगी और भुआली मन को अच्छी लगती होगी, तन को अच्छी लगती होगी। चौराहे से आकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़कें थी, मोड़ वगैरह ऐसा इस तरीके से था। इस बार पहली बार भुआली आने के बाद में एक बार भी नहीं कई बार आया था। लौट लौट कर यहाँ आया और पर उस आने जाने या उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं हुआ। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। न ये सोचता हूँ कि मन्नू के पास जा रहा हूँ, न ये सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। बस चला जा रहा था। पेड़ के तने पर लिखा है पाइंस। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुंच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि अब पुराना नौकर है, घर में है। बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होगी, ऐसा वो नौकर कहता है। फिर क्या होता है, मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नू अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थककर फाटक की ओर पीट कर लेता हूँ। जब यह सोचूंगा कि वो देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है, अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा पुकार का स्वर था। लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नू की ओर देखा। आंखों में ना आश्चर्य था, न उत्कंठा, न उदासीनता। बस मन्नू की आंखों की तरफ वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मनु सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ। बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया? चिंता किया सुनकर बिटिया जरा सी हंस दी, फिर रुक कर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ। तो इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बन आया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं। मैं सिर हिलाता हूँ पर आंख नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं है? मनु ने पल भर की उनकी थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी जो थी वो दौड़ी दौड़ी साल लिए आई और कंधों पर उठाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, मन्नू ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नू एकदम कुछ नहीं बोली, फिर कुछ सोचकर बोली कि अम्मा पूछ देखो, पियेंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठाक समझ नहीं पाई, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पीना है। मन्नू ने जैसे सुना नहीं ना ही देखा। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी है, अभी चाचा लौटे तो होंगे? ऐसा बता रही थी कि मतलब वो इस तरीके से जता रही थी कि हाँ ये कोई मतलब परिचित है। बड़ी माँ, अंदर जाके देखो, मैं थकी हूँ, अभी बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा।
कुछ पल ही लिए आता। मनो कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है, न यहाँ से कुछ ले जाना ही ठीक है। ऐसा वो स्वर में बोली। मैं अपनी नासमझी पर पछता रहा था, मतलब पछताता रह गया। मनु अंदर चली तो आप में मैं साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ से बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते बातों कुछ हुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नू बोली नहीं, दुबली सी बात तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे क्यों उस बाह को छू नहीं सका, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले के मन में? मतलब जो बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं उसको बाहर भेज दिया गया था रहने के लिए, वही बीमारी आज इसको हो गई है। और फिर ये जो इसको बीमारी हो गई है, तो इसमें लेखिका के माध्यम से ये सहानुभूति कह नहीं सकते, सहानुभूति से ज्यादा ये चीज है कि वही समस्या अब इनके साथ हो गई है और ये इतने दिनों के बाद उससे मिलने गए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं खुद उसको बताना चाहते थे कि ये समस्या मेरे साथ भी, ये बीमारी हो गई है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं उस समय क्या चाहता हूँ कि मतलब ये जो छड़ छड़ जकड़ते बंधन से मुक्त हो जाऊं, उस आभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली चाहता हूँ। आज एक बार मन्नू देखती तो रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूँ, भुआली में सोया हूँ। वही पाइंस की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा, मन्नू के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नू अपनी उन्हीं दो आंखों से मुझे निहारती। मैं हाथ आगे करता हूँ, वह थोड़ा सा हंसकर से हिलाती हुई कहती है, नहीं इसे कंबल के नीचे कर लो अब, और किसी मतलब वो कहता है कि अब इसे कौन छुड़ाएगा। मन्नू मन्नू कुछ कहती नहीं, हंस भर देती। रात भर इन दुस्वप्नों में भटकने के बाद जगह तो बुआ दिख पड़े, कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले पे न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुआली मुझे भवानी लगी, मतलब वो बताते बहुत भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली, कड़ी चेतावनी मिली, खिंचा खिंचा चेहरा था भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते, मैं न जाने किस उलझन में खोया। कहने को बुआ था क्या? दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते खाते उन्हें देखता रहा, एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखता हुआ देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नू के पिता होंगे। यानी जो फूफा के पिता थे, यानी जो फूफा थे इनके, फूफा के भाई अवश्य मन्नू के पिता होंगे, ये कंफर्म हो गया। दृष्टि में वही ठहराव था, वही आज चंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में पूछा, रवि बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती है, पहुंचा आ सकोगे क्या? जी सकूंगा। तो मैं, बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं, मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता जो थी, आकस्मिकता वहां से चलना था तो उसको लिए और इस तरीके से बोला कि हाँ, लिए हुए धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हुआ वहां से चल दिया। काठ गोदाम से लखनऊ एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने आया। बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। तो उसने ऐसा कहा, लेकिन वो एकाएक स्वर में जो था, उसने कहा कि मतलब उस तरीके से वो अभी रुकने के लिए तैयार नहीं था। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी, कुछ रुकते रुकते कहा। तो उसने भी बोला कि ऐसा कुछ विश्वास नहीं होता और फिर से वो पूछी कि बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे, मैं चाहता था उनसे कुछ पूछूं पर नहीं हुआ। फिर स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पास हुआ। बुआ बहुत बड़ी नहीं, मुझसे पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन थी, पर दिल में कुछ ऐसा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि तुमने 5 छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी, बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं ना हंसा न लजाया। बुआ चुप सी रह गई, जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी, लाइनों पर पीछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया, मन ने भुआली पर अटका, ना पाइंस पर ना मन्नों पर। पिछला सब बीत गया और ऐसा लगा उसको, और बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो गया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हूंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना, सुंदर घरनी आई और उसे मैं ब्याह कर ले आया। पर उस दिन जहां का टिकट ले लिया था, वहां की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले नहीं जा सकी। गाड़ी आ लगी, कुली सामान लगाता और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली सामान, बच्चे बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट है, ऐसा कहते हैं। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर आसबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकल कर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहब। बत्ती को देखता हूँ और चल पड़ता हूँ।
घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए पूछा कि बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो, ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटी की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कह रही थी। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर इनकार क्यों करूँ। और माँ की इस उम्मीद के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूँ कि माँ, जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। और बेटा, तो फिर वो कहती कि बेटा लड़की देखने चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ माँ। तो लगा कि माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की उम्मीद नहीं कर पाया तो उसे ही अपना अधिकार कर मान लिया। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा रहा, पढ़ते पढ़ते हो गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के झुंड दिखते हैं, आसमान सब सुनसान है, अपनी पश्चात के सिवाय कोई आवाज नहीं था। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर और उधर अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता और मेरे गले की ओर निकट और निकट। दुबली कलाई उसी तरीके से मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ, घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर से झांका तो लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वह हाथ मन से जिसे भुला चुका हूँ उसे आज ही याद क्यों आना था, क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था। उस हाथ को जो वर्षों गए पाइन्स की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार उस तरीके से देखा था। और इस तरीके से वो फिर से लगातार उन्हीं चीजों को मतलब याद कर रहा है और वो उसकी धुंध मतलब कि आंखों में वो चीजें ना कि बार बार उमड़ के बिल्कुल आ रही है और वो याद कर रहा है कि जो मन्नू की स्थिति थी और किस तरीके से वो बहुत परेशान थी। वो चीज आप देख रहे हैं कि अभी भी उसी तरीके से है, मतलब जैसे इसकी स्थिति थी और वो लगातार मतलब कि याद भी कर रहा है। मन्नू ने नीचे फैले साल को सहज सहज मतलब उस तरीके से देखा और 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नू चाहता हूँ मन्नू से कुछ कहूँ पर कह नहीं पाया। और इस तरीके से रवि के स्वर में ना व्यथा थी, ना मंग छूटने की उदासी था, न मेरे आने का आश्चर्य। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हूँ कुछ कहना है क्या। मैं अपने को बच्ची की तरह छोटा करके कहता हूँ मन्नू, मन नहीं होता जाने का। मन्नू कुछ तक देखती रही। मैं चाहता हूँ मन्नू कुछ भी कहे, कहे तो एक छोटी सी सांस जैसी छोटी सी छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। और जैसे उसने कहा मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ता हूँ कुछ रोक लेने के लिए, थाम लेने के मुद्रा में, मानो दोनों हाथ आगे डाल देती हूँ बस। मानो अपना अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहता हूँ, नहीं इस नहीं के आगे नहीं और कुछ नहीं। मनो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है, संभलता हूँ और संभलता हूँ, एक बार पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किनारे पर खड़ा और किश्ती में बैठी मन्नू वहीं चली जा रही है। वो मुझे नहीं देखती, उसकी आंखों के आगे वही स्थितियां हैं और इस तरीके से सच में ही वो ठहरा नहीं। अंततः क्या हुआ, परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के 2 छोटे छोटे मंदिर दिखे। दिन के कपट, ये पूरी स्थितियां बता रहे हैं कि फिर क्या क्या सारी चीजें दिखी। और फिर मन्नू ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि ऐसा कुछ नहीं, मुझे कौन वरदान मांगने हैं, अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं, बस इतना ही चाहती हूँ कि यह कपाट उनके लिए खुले रहे जिनसे विछुड़ कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नू को छूने का भय, उसके रोग का भय, जो अब तक मुझे रोकता था बीधता था, अलग सा जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुघराले बालों पर झुककर बांह से घेरते हुए कहा, मन्नू। मनो चौकी ने कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ मत बढ़ाओ। आवाज में उलाहना नहीं था, न व्यंग था, न कटुता था, बस जो कहने को था वह कह गया। इस कहने के उत्तर में उस दिन मैं नहीं दे पाया, बार बार मन्नू के पास जाने पर भी नहीं दे पाया और नहीं दे पाया। विदा के उन क्षणों में जब मन्नू को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पाइन्स के जो वो थे तो पाइल्स की उतराई, मतलब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब वहाँ की एक उथल फुथल जैसी स्थिति थी। और ये कहानी देखिए फिर अंततः ये होता है कि फिर से वही बता रहे हैं कि वही जो बरसों उसको बीमारी हुई थी, बरसों फिर इनको हो गया था। और इस तरीके से बताया गया है कि हर रोज उठते बरामदे से पाइंस देखता और मन ही मन व्याकुल रहता, उनको सोचता था, जिसे जिसे मतलब वो कह रहे हैं कि जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह अब पास ही नहीं लगती, अब सी नहीं लगती।
उसे मैंने छुआ था, मतलब वो स्थिति, वो चीज़ नहीं थी। खिड़की के सामने लेटे-लेटे अकेलेपन से घबरा कर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरे में घुघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। आए दिन दवा के मतलब बता रहे हैं कि आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते-छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते-देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊँगा। तो ये स्थिति उसी के तरीके से हुआ था जैसे वो बाहर रह रही थी और इसको भी वही समस्या हो गई थी, बीमारी, तो इसको भी बाहर रहने पड़ा था और बराबर वो चीज़ सोच रहा था उन्हीं दिनों को कि उसकी एक बीमारी की वजह से मैं बाहर रह रहा था, लेकिन आज खुद भी उसी उसमें हूँ। तो कहीं न कहीं ये सब देखिए कृष्णा सोपती के द्वारा ये सब जैसे आम जीवन की जो कहानियाँ हैं, वर्तमान समय में ऐसी समस्याएँ कई होती हैं कि आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और फिर जब आप उससे गुज़रते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ एहसास होता है। तो बादलों के घेरे मतलब कि एक दिन उसी बादलों के उसी दुःख के घेरे में खुद भी समा जाना है। तो कृष्णा सोपती के द्वारा आप स्त्री कहानी में तो बहुत सशक्त लेखिका है, तो कहानी बिल्कुल इसी रूप में ही आगे बढ़ता है। बाकी जब हम लास्ट में से क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उसके सारांश के बेस पे हम कहानी को एक बार फिर से उसको संक्षेप में कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप कहानी सुनते रहिए और लगातार सारी कहानी को देखते रहिए क्या क्या है कहानी में, फिर अच्छा होगा कि फिर आंसर आप कर पाएंगे। धन्यवाद।